Now we are starting with the amendments applicable for September exams. Okay, specifically September 25 एग्जाम्स के लिए जो अमेंडमेंट्स है वो अभी हम लोग पहले समझेंगे। तो यहाँ पर एक पीडीएफ तुम लोग को मिला हुआ है प्रिंट आउट। ओके, उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो शेड्यूल 3 में। ओके, शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट है। पहले एक बार हम लोग शेड्यूल 3 का ब्रीफिंग कर लेते हैं, याद है किसी को? हाँ, ओके, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो शेड्यूल 3 का हेडिंग था एक्टिविटीज विच आर ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं। ओके, उसके अंदर क्या क्या था? एम्प्लॉयमेंट सर्विस था, सैलरी। सेकंड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, एमपी एमएलए, फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग। हाँ, उसके बाद एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, यहाँ तक अपना था। फिर उसके अंदर लाइसेंस अपना अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस का था। ओके, हाँ, और आर्टिकल नंबर 243G एंड 243W। ओके, यहाँ तक अपना वो शेड्यूल 3 था। अभी शेड्यूल 3 के अंदर दो एंट्री अपना यहाँ पर ऐड हुआ है। ओके, एंट्री नंबर 9 एंड 10। बीच में 7, 8 स्किप किया है क्योंकि तुम लोग के सिलेबस में नहीं, वो फाइनल लेवल पे। देखो, एंट्री नंबर 1 से लेकर के 6 तक सिलेबस में है, और फिर डायरेक्टली 9 और 10 सिलेबस में। 7 और 8 सिलेबस के अंदर नहीं है। ओके, फाइनल लेवल पे 9 और 10 एंट्री अमेंडमेंट है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अभी अमेंडमेंट क्या देखो। एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर टू को इंश्योरर। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का समझो बहुत बड़ा फैक्ट्री है। ओके, रिलायंस का फैक्ट्री है, समझो बहुत करोड़ अपना एकर्स ऑफ जमीन रहेगा एंड करोड़ ऑफ वैल्यू रहेगा। अभी रिलायंस को भी डर रहेगा कि ये प्रॉपर्टी पे अगर समझो आग लग गया तो फिर उन लोग का पूरा प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। तो रिलायंस क्या कोशिश करेगा कि इसको इंश्योर करें हम लोग। समझ में आ रहा है? इंश्योरेंस का मीनिंग तो मालूम है, हम लोग इसको इंश्योर करना चाहते हैं। अभी अगर हम लोग को इसको इंश्योर करना है तो हम लोगों ने इंश्योरेंस वाले को बोला कि इसको इंश्योरेंस करके दो। तो हम लोग HDFC के पास गए। ओके, HDFC इंश्योरेंस के पास गए। HDFC बोलता है कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। समझ आ रहा है? तो HDFC ने क्या किया, उसका टाई अप रहेगा। तो उसने क्या किया, अलग अलग को इंश्योरेंस को साथ में लेके आया, जैसे कोटक इंश्योरेंस, ओके, बजाज इंश्योरेंस, और कौन सा है, और कोई नाम बोलो फटाफट। हाँ, ICICI, चलो ठीक है। तो ये 3 को इंश्योरर को लेके आया। ओके, टोटल यहाँ पर 4 इंश्योरेंस कंपनीज है। मेन इंश्योरेंस कंपनी कौन है? HDFC। तो इसको नाम दिया गया है लीड इंश्योरर। क्या बोलेंगे इसको अपन? लीड इंश्योरर। अभी ये जो लीड इंश्योरर है इसने किसको लेके आया? ये को इंश्योरर्स को लेके आया। तो ये जितने भी बाकी लोग हैं ये कौन है? को इंश्योरर्स। मतलब कि अगर समझो प्रॉपर्टी पे आग लगा तो ये चारों जन कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, इन चारों के ऊपर रिस्क रहेगा, प्रीमियम मिलेगा वो भी ये चारों लोग रखेंगे। आ रहा है क्या समझ में? अब देखो, अभी समझो कि इसका प्रीमियम है 10 लाख रुपया। ओके, पर एनम। यहाँ पर रिलायंस है। ओके, रिलायंस जो है ना वो क्या बोलता है, मेरे को 4 अलग अलग लोगों को इंश्योरेंस पे नहीं करना है, क्योंकि मैं तो इंश्योरेंस एक जन से ले रहा हूँ और को इंश्योरेंस साथ में। तो यहाँ पर देखने गए तो सर्विसेज चारों लोग दे रहे, पर रिलायंस बोलता है कि मैं चारों को पेमेंट नहीं करूँगा। ओके, आप लोग आपका इंटरनल सेटलमेंट देख लो, लेकिन मैं पेमेंट एक को ही करूँगा। समझ में आ रहा है का पॉइंट? तो पेमेंट एक को ही करने को रेडी है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिलायंस जो है वो HDFC को 10 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस पे करता है पर एनम। ओके, 10 लाख का इंश्योरेंस दिया। अभी HDFC क्या करेगा, इसके ऊपर GST भी चार्ज करेगा। तो HDFC ने GST चार्ज कर दिया।
टोटल हो गया 11,80,000। ओके, अब HDFC क्या करेगा बताओ? ये 10 लाख का जो प्रीमियम मिला है, ओके, वो बांटेगा, शेयर करेगा। शेयर करेगा, किस किस को देगा? कोटक, बजाज और ICICI को देगा। अभी समझो कि इन लोगों ने किस तरीके से किया, 60% जो रिस्क है वो HDFC ले रहा है, ओके, कोटक ले रहा है 20%, बजाज ले रहा है 10% और ICICI भी ले रहा है 10%। अभी मेरे को बताओ HDFC जो है वो कितना शेयर करेगा कोटक को? कोटक को कितना रुपया देगा? फटाफट, 10 लाख का टोटल है, 20% शेयर किया है रिस्क, तो कितना देगा? ओके, 2 लाख रुपया देगा। HDFC बजाज को कितना रुपया देगा? ओके, 1 लाख रुपया देगा। और ICICI को कितना देगा? ओके, 1 लाख। आ रहा है क्या समझ में? तो अभी यहाँ पर जो लीड इंश्योरर है, लीड इंश्योरर, वो क्या कर रहा है? वो को इंश्योरर्स को प्रीमियम शेयर कर रहा है। समझ में आया पॉइंट? अभी हम लोग ये एंट्री पढ़ते हैं, अभी हम लोग को कुछ समझ में आया। एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर टू को इंश्योरर। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब HDFC ने जो प्रीमियम शेयर किया, किसको? को इंश्योरर्स को, फॉर इंश्योरेंस सर्विसेज जॉइंटली सप्लाइड बाय लीड इंश्योरर एंड को इंश्योरर। मतलब ये सब चारों लोग मिलके सप्लाई कर रहे हैं टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है अपने एग्जांपल में? रिलायंस। ओके, टू द इंश्योर्ड इन को इंश्योरेंस एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ओके, एक कंडीशन डाल दिया लोगों ने, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट लीड इंश्योरर पेज टैक्स। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट लीड इंश्योरर पेज टैक्स। यहां पर लीड इंश्योरर कौन है? HDFC है। ओके, लीड इंश्योरर कौन है? HDFC है। तो HDFC टैक्स कितने पे भर रहा है? 10 लाख पे भर रहा है। मतलब कि कंडीशन क्या है ये सब नॉट सप्लाई होने के लिए कि HDFC 10 लाख के ऊपर टैक्स भरे तो ये बाकी सब नॉट सप्लाई होगा। आ रहा है क्या समझ में? सिंपल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है HDFC अगर 10 लाख पे टैक्स भरेगा तो जो वो बाकी लोगों को शेयर करेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। समझ में आया पॉइंट? क्योंकि ऑलरेडी HDFC भर रहा है तो वापस से वही चीज में से इन लोग को मिल रहा है, तो वापस ये लोग क्यों भरे? पॉइंट समझ में आया क्या? एवरीवन क्लियर? ओके, लिखने का तो लिखेंगे तो शायद टाइम कम बचेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि अमेंडमेंट है थोड़े। एक काम करते, पूरा कर लेते फिर एक साथ लिख लो। टाइम बचेगा तो लिख लेना, नहीं तो फिर ये PDF में देता हूँ। समझने पे फोकस करो। ओके, समझा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये क्लियर है क्या एग्जाम्पल्स के साथ? ओके, उसके बाद एंट्री नंबर 10। एक बार ना हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद एंट्री नंबर 10 में जाते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी समझो यहाँ पर आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, ओके, समझो कि ये घर का इंश्योरेंस आप लोग ने करवाया। ओके, 1.5 करोड़ का घर है, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी तो हज़ारों करोड़ों का कंपनी है, उसके लिए 1.5 करोड़ तो नॉमिनल है, ठीक है? तो अभी ये क्या कर रहा है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी होगा HDFC, उसने क्या आपको प्रोवाइड किया? इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी आप लोग प्रीमियम किसको पे करेंगे? HDFC को पे करेंगे। समझ में आया क्या? मतलब कि जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ना, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल में फ़र्क क्या वो समझते हैं। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में जो एग्रीमेंट बना रहेगा ना, एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट का फॉर्म किस तरीके से रहेगा? देखो, रिलायंस और साथ में 4 इंश्योरेंस कंपनी होगा, इस तरीके से एग्रीमेंट होगा पहले वाले में। ओके, रिलायंस और 4 लोग। लेकिन सेकेंड एग्रीमेंट जो है ना, ये वाला एग्रीमेंट, इसमें आप और HDFC, बस इतना ही होगा। आ रहा है क्या समझ में? ओके, यहाँ पर लैंड ओनर और बिल्डिंग का, फ्लैट का ओनर एंड HDFC, ओके, इन दोनों के बीच में ही एग्रीमेंट होगा। क्लियर है पॉइंट? अब HDFC क्या करता है, उसको लगता है कि ये भी रिस्क है,
अगर समझो कल को उठ के घर जल गया या फिर कुछ भी हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो ये तो पॉलिसी का जो भी सम अश्योर्ड है वो तो मांगने आ जाएंगे लोग। तो यहाँ पर क्या होएगा, जो एचडीएफसी है उसको देना पड़ेगा सब पैसा। तो एचडीएफसी क्या करता है, इस पॉलिसी को इंश्योर करता है। देखो खुद ही इंश्योरर है और ये खुद भी अपना पॉलिसी क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस सुना है कभी? है तुम लोग को? नहीं है अकाउंट्स में इंश्योरेंस चैप्टर था? नहीं? ओके। तो री इंश्योरेंस करके एक कंसेप्ट है। री इंश्योरेंस मतलब कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी खुद पूरा रिस्क नहीं लेता है, वो बोलता है कि वो भी किसी और से क्या करवाएगा, इंश्योर करवाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का इंश्योरेंस को बोलते हैं हम लोग री इंश्योरेंस। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। तो अभी समझो इसने री इंश्योरेंस करवाया कोटक से। ओके, आप लोग प्रीमियम पे करते हो 1 लाख रुपीज का एचडीएफसी को। अभी एचडीएफसी क्या करता है, आगे समझो 40,000 का प्रीमियम देता है फॉर री इंश्योरेंस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने किसको प्रीमियम दिया? एचडीएफसी को। एचडीएफसी क्या करता है, री इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करता है, क्योंकि कोटक भी फ्री में थोड़ी करेगा, री इंश्योरेंस का प्रीमियम लेगा, 40,000 का ले रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी एचडीएफसी जो है वो 1 लाख के ऊपर जीएसटी आपसे लेगा 18,000। ये समझ में? अभी आपको लगेगा कि ये 40,000 के ऊपर टैक्स नहीं आएगा क्योंकि 1 लाख के ऊपर आ गया, पर ऐसा नहीं है। दोनों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। ऊपर वाले में क्यों नहीं आया, क्योंकि रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में चारों जन थे, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एचडीएफसी और आप ही हो, और एचडीएफसी और कोटक का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये 40,000 पे भी जीएसटी आएगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो यहाँ पर जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, वो किन दोनों के बीच में रहेगा बताओ? हाँ, एचडीएफसी एंड कोटक के बीच में रहेगा। क्लियर है क्या? तो ये 40,000 पे भी जीएसटी आएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो 40 पे जीएसटी कितना आएगा? 7,200। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है सब लोगों को? अब देखो, अभी कोटक को तो बिजनेस मिला 40,000 का, कुछ भी नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। क्लाइंट कौन ढूंढ के लाया? एचडीएफसी। और री इंश्योरेंस के लिए कोटक के पास आ गया, मतलब कोटक को कुछ करना नहीं है, खाली प्रीमियम मिलते जाएगा उसको। तो यहाँ पर एचडीएफसी बोलता है कि मैं आपसे री इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, इसीलिए मुझे कमीशन दो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास में एडमिशन लिया, अभी 2 स्टूडेंट को आप लेके आओगे तो आपको कुछ कमीशन तो मिलेगा, कमीशन या रेफरल फी या वॉट एवर। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर कोटक अपना एचडीएफसी क्या बोलता है कोटक को कि मैं आपको 40,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मेरा कुछ कमीशन तो बनना चाहिए। तो यहाँ पर कोटक बोलता है क्यों नहीं, कमीशन भी देंगे हम आपको। तो यहाँ पर कोटक जो है वो क्या करेगा, एचडीएफसी को कमीशन देगा। क्या देगा? कमीशन देगा। इस कमीशन को नाम दिया जाता है सीडिंग कमीशन। क्या बोलेंगे इसको? सीडिंग कमीशन। ओके, सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन। आ रहा है क्या समझ में ट्रांजेक्शन? एग्जाम्पल लेते हम लोग, 10,000 रुपीज का कमीशन दे रहा है, 10,000 का कमीशन है। समझ में आया पॉइंट? अब देखो हम लोग ना वापस से ट्रांजेक्शन लिखते हैं, किन के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुआ। सबसे पहला किन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, मैं यहाँ पर सप्लायर लिखता हूँ और यहाँ पर रिसिपिएंट लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन किन दोनों के बीच में हो बताओ? ओनर और एचडीएफसी। तो सप्लायर कौन है? एचडीएफसी सप्लायर है। रिसिपिएंट कौन है? ओनर है। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? 1 लाख है। जीएसटी कितना है? 18,000। सबको समझ में आया क्या? सेकंड ट्रांजेक्शन किन दोनों के बीच में हुआ? हाँ, कोटक और एचडीएफसी। सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? कोटक सप्लायर। समझ में आया क्या? ओके, तो कोटक इज सप्लायर और रिसिपिएंट कौन है? एचडीएफसी। ओके, ट्रांजेक्शन का अमाउंट था 40,000 रुपीज, तो जीएसटी कितना आया? 7,200। आ रहा है क्या समझ में यहाँ तक? उसके बाद कोटक क्या करेगा, कमीशन देगा। किसको देगा? एचडीएफसी को। तो कोटक अगर कमीशन देगा मतलब कि पैसा देगा, तो वो कौन बन गया? रिसिपिएंट। सो कोटक इज रिसिपिएंट। और पैसा किसको मिल रहा है? एचडीएफसी को। तो एचडीएफसी कौन बन जाएगा?
सप्लायर है, तो यहाँ पर HDFC है। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर कमीशन है 10,000 रुपीज़ का। अभी गवर्नमेंट बोलता है इस 10,000 पे GST नहीं आएगा, क्योंकि दिस कमीशन वुड बी ट्रीटेड एज नॉट अ सप्लाई, बिकॉज जो कोटक को 40,000 रुपया मिल रहा है ना, उसमें से ही वो कमीशन दे रहा है। देखो इधर, HDFC ने कोटक को कितना रुपया दिया? 40,000, और कोटक उस 40 में से 10,000 किसको दे रहा है? HDFC को। तो गवर्नमेंट से 40 पे ऑलरेडी GST आ गया, तो 10 के ऊपर GST नहीं आएगा। समझ में आया पॉइंट? लेकिन अगर ट्रांजेक्शन ऐसा होता कि HDFC बोलता कि मैं 40 आपको देने का हूं, आप मेरे को 10 देने के हो, तो मैं आपको नेट कितना देता हूं? 30। ओके, तो कोटक 30 पे GST अगर भरेगा तो HDFC को 10 पे भरना पड़ेगा। समझो ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट को इन शॉर्ट 40 पे GST चाहिए। ओके, मतलब 40 पे कोटक भर रहा है तो HDFC से नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोटक 30 पे भर रहा है तो गवर्नमेंट को HDFC से 10,000 पे चाहिए। मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट को GST कितने पे चाहिए? 40 पे ही चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है सब लोग को? पक्का समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के ऊपर नो GST, नॉट अ सप्लाई। सबको क्लियर हुआ क्या? एक बार रीड करते हैं इसको। देखो ये अभी रीड करेंगे तो समझेगा, नहीं तो पहले बहुत बाउंसर जाता तुम लोगों। अभी इसको रीड करो, तुम लोग खुद से ही क्रैक कर पाओगे क्या लिखा है। सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, मतलब क्या? सर्विसेज बाय इंश्योरर, कौन है इंश्योरर? इंश्योरर कौन है? HDFC। टू री इंश्योरर, कोटक। फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब 40 में से अगर 10 माइनस किया, ऐसा कुछ है। ओके, पेड बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट टैक्स इज पेड बाय री इंश्योरर ऑन ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब कि अगर कोटक 40 पे GST भरता है, 40 मतलब ग्रॉस, तो यहां पर बोलते हैं कि जो भी ये कमीशन है ना, ये नॉट अ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है क्या? री इंश्योरेंस कमीशन विल बिकम नॉट अ सप्लाई इफ कोटक पेज GST ऑन 40,000। आया क्या समझ में? एवरीवन क्लियर? कुछ डाउट है प्लीज पूछो। समझा सब लोगों को? तो हम लोगों ने 2 पॉइंट सीखा अभी, एंट्री नंबर 9 और एंट्री नंबर 10। सॉरी, यहाँ से एंट्री नंबर 9 और 10। ठीक है, 2 एंट्री हम लोगों ने किया। ठीक है, तो अपना सप्लाई चैप्टर का सब अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो गया। अभी ये वाउचर का जो ट्रांजेक्शन से ही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई या तो लास्ट में हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, अननेसेसरी बड़ा है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं। ओके, तो इसके ऊपर एग्जाम में आने का चांस भी नहीं है, तो जिधर चांस है पहले वो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा रहेगा होगा। ओके, और एग्जामेशन का हम लोग लास्ट में करेंगे एज ऑलवेज। चार्ज ऑफ GST वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। और May 25 का जो अमेंडमेंट है उसके साथ लिंक करके हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं वो वाला अमेंडमेंट भी अभी ले रहा हूँ। ओके, ताकि तुम लोग को कनेक्शन हो जाए ये वाला एंट्री के साथ। पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि ये वाला पॉइंट था क्या, मतलब कि जिस पॉइंट में अमेंडमेंट आया वो पॉइंट पहले क्या था। देखो, सेक्शन नंबर 9(1) करके हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, चार्जिंग सेक्शन। ओके, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 9(2) CGST शैल बी लेविड ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज। याद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? ओके, CGST शैल बी लेविड ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। समझ में? एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 20% CGST और 40% टोटल। ओके, ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन। याद है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं खोला ना बुक? ठीक है, सुनो तो, एंड शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जिसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है या तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो अभी पहले एक्सेप्शन में ना खाली लिकर था,
ओके, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके ये बाहर था पहले। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बनाने के लिए जो 2 मटेरियल लगता है उसको भी बाहर कर दिया। देखो पहले ना फिनिश प्रोडक्ट बाहर था, ये अल्कोहलिक लिकर है ना, ये फिनिश गुड्स है, इसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल को अभी बाहर निकाला। समझ में आया क्या? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024, 24 कर रहा हूँ इसको, 1 नवंबर 2024। अभी वो 2 मटेरियल का नाम क्या देखो, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। देखो ये दोनों जो रॉ मटेरियल्स है ना, वो किस लिए काम आता है, लिकर को थोड़ा माइल्ड बनाने के लिए। माइल्ड तो अपन पानी डाल के बनाते हैं ना, पर वो माइल्ड नहीं, उससे भी ज़्यादा माइल्ड, मतलब पहले का जो लिकर रहता है ना वो बहुत स्ट्रांग रहता है, उसमें ये दोनों स्पिरिट ऐड करके वो पीने लायक बनता है, और वो पीने लायक में भी पानी वगैरह डाल के तुम लोग पीते हो। ओके ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है जो रॉ मटेरियल्स है। ओके ये रॉ मटेरियल है, 2 रॉ मटेरियल्स है, ये दोनों रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ओके कौन से रॉ मटेरियल देखो, क्या नाम है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल एंड दूसरा रेक्टिफाइड स्पिरिट। ओके ये दोनों मटेरियल्स अभी से क्या हो जाएंगे, जीएसटी के एम्बिट से बाहर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? एवरीवन क्लियर? ओके तो बस आगे वही लिखा है। तो अभी इन टोटलिटी कितने प्रोडक्ट बाहर हो गए जीएसटी से? हाँ 3 प्रोडक्ट तो लिकर से रिलेटेड हो गए, और 5 प्रोडक्ट तो पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट्स हैं। वेरी गुड। ओके तो यहाँ पर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ENA दैट इज एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल एंड ओके रेक्टिफाइड स्पिरिट। समझ में आ पाए? ये 3 और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, HSD एंड मोटर स्पिरिट। क्लियर है सब लोगों को? ओके तो टोटल आज की तारीख पे 8 प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी। 8 प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है। हाँ अभी एंट्री नंबर 5AA लिया तो 5AB और एंट्री नंबर 4 हम लोग ना RCM का पहले अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। 2 अमेंडमेंट है फॉर सितंबर RCM में। ओके RCM के लिए 2 अमेंडमेंट्स है। पहला अमेंडमेंट एंट्री नंबर 4 स्पॉन्सरशिप सर्विस। चलो याद करो, स्पॉन्सरशिप सर्विस ये भी करवाया क्या? दे दो जरा, दे दो। शायद नहीं करवाया, कराया क्या? एनी पर्सन लिखा है तुम लोगों ने? एनी पर्सन ही लिखा है ना पक्का? हाँ ठीक है ठीक है। अभी अमेंडमेंट सुनो। हाँ ठीक है, अमेंडमेंट सुनो क्या है। अभी पहले क्या लिखा हुआ था, एनी पर्सन, मतलब कि जिसको पैसा मिल रहा है ना वो कोई भी चलेगा, लेकिन पैसा देने वाला पर्सन कौन होना चाहिए था? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। ओके अभी अमेंडमेंट आया। ओके अभी अमेंडमेंट क्या देखो, अभी यहाँ पर सप्लायर को थोड़ा सा ये लोगों ने मॉडिफाई किया। देखो RCM में जब स्पेसिफाइड सप्लायर होता है ना, उसका मीनिंग क्या रहता है कि ये सप्लायर इतना कैपेबल नहीं है, तभी RCM लग रहा है। देखो RCM लगता कभी है जब भी सप्लायर के पास इतना कैपेसिटी नहीं है GST भरने का, तो गवर्नमेंट किससे भरवाता है? रिसिपिएंट से भरवाता है, बराबर है। अभी गवर्नमेंट यहाँ पर एनी सप्लायर देख रही है, तो एनी पर्सन देख रही है, तो यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर हो गया था, पर बॉडी कॉर्पोरेट तो कैपेबल है, तो उसको इनकैपेबिलिटी से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर बोल दिया गवर्नमेंट ने एनी सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट को पैसा मिलेगा ओके अब से, तो वो खुद GST भरेगा, और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा तो ही RCM आएगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट को पैसा मिलेगा तो FCM। ओके एक बार एक एग्जांपल लेते हम लोग, प्री अमेंडमेंट एंड पोस्ट अमेंडमेंट। ओके ऐसा हम लोग दोनों कंपैरिजन करते हैं। ओके A लिमिटेड, A एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म। ओके A लिमिटेड एंड A एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखो
पहले प्री अमेंडमेंट कैसा था, एनी पर्सन लिखा था, मतलब ये स्पेसिफाइड सप्लायर है, और रिसिपेंट अपने को कौन चाहिए था, पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग एलएलपी। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है तो ये भी प्रॉपर है, तो पहले के हिसाब से आरसीएम लगेगा। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट क्या हो जाएगा, अगर समझो ये ट्रांजेक्शन लेते हम लोग आफ्टर अमेंडमेंट के लिए, ए लिमिटेड एंड ए एंड कंपनी। अब देखो ए लिमिटेड आफ्टर अमेंडमेंट इट वुड नॉट बी अ स्पेसिफाइड सप्लायर। क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट को हटा दिया, तो बॉडी कॉर्पोरेट को हटा दिया मतलब हम लोग स्पेसिफाइड सप्लायर से निकल गए, और रिसिपिएंट कौन है, स्पेसिफाइड दिख रहा है। लेकिन आरसीएम के लिए अपने को क्या चाहिए था, दोनों जन सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, एफसीएम लगेगा। प्रोवाइडेड सप्लायर इज अ टैक्सेबल पर्सन। समझ में आया क्या? सप्लायर इज अ टैक्सेबल पर्सन। देखो एफसीएम कब लगता है, हम लोग अभी अभी पढ़ा ना 9(1) का पूरा लाइन, लास्ट में क्या लिखा था, टैक्सेबल पर्सन। आ रहेगा समझ में? तो ये अमेंडमेंट क्लियर है सब लोगों को? डेफिनेटली आएगा ये 100% आएगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में ना, कंपनी का नाम पहले लिखते, ए लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड दिस, तो अपने को मालूम पड़ेगा कि ए लिमिटेड के लिए हम लोग को लायबिलिटी निकालना है। अभी नीचे लिखा रहेगा कि ए लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड स्पॉन्सरशिप मनी। ओके, अगर ए लिमिटेड को पैसा मिला है स्पॉन्सरशिप का, ओके, तो सप्लायर स्पेसिफाइड हुआ कि नहीं हुआ, ए लिमिटेड नहीं हुआ। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो नहीं होगा स्पेसिफाइड, तो इस बार एफसीए मतलब हमको टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। समझ में आया क्या पॉइंट, कैसे आता है क्वेश्चन? अभी अपने को ऐसा देख के इजी लगता है, लेकिन एग्जाम में ना आप लोग को पूरा केस स्टडी बेस में आता है ना पूरा, और पेपर का कलर, पेपर का गैप्स, वो अपने में ऑलरेडी टेंशन क्रिएट कर रहा है। पता है 2 लाइन के बीच में इतना बड़ा गैप, नॉर्मली वो आधे पेज का क्वेश्चन है, पर एग्जाम हॉल में वो 1.5 पेज का हो जाता है, और वो डर का माहौल बन जाता है थोड़ा ग्रे पेपर देख के। नहीं बराबर है वो। ठीक है, ये अमेंडमेंट क्लियर हो गया। चलो आगे, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। अभी अमेंडमेंट क्या देखो, पहले क्या था वो बताओ तुम लोग, पहले क्या था, सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, अभी भी वही है, ठीक है। रिसिपेंट कौन होना चाहिए था, रजिस्टर्ड, अभी भी वही है, लेकिन इसके साथ और एक चीज ऐड कर दिया थोड़ा। ओके, क्या लिखा देखो ये लोगों ने, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन पर्सन, जो रेड में लिखा ना वो ऐड किया है, देखो ऐसा ऐड किया, लेकिन एक्चुअल में निकाला है अदर देन लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन अगर जगह भाड़े पर लेता है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसको आरसीएम में जीएसटी पे नहीं करना है। क्यों ऐसा अमेंडमेंट किया, सोचो जरा, कुछ थोड़ा लॉजिक सोचो। हाँ, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, और कुछ? हाँ बोलो। ओके, नहीं आईटीसी क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट अपना ये कंपोजिशन स्कीम वाला, हाँ, पर आरसीएम के ऊपर तो नॉर्मल रेट ही रहता है। हाँ देखिए, आरसीएम के ऊपर नॉर्मल रेट रहता है, बट आरसीएम में लोग पे करते तो आईटीसी मिल जाता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाला बेचारा टैक्स भर रहा था बट उसको आईटीसी नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको टैक्स भरने को ही मना कर डालते। देखो नॉर्मली कंपोजिशन स्कीम वाले को आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो जो भी वो टैक्स भरता है ना आरसीएम में, वो उसका कॉस्ट ही बन जाता है। क्लियर है क्या पॉइंट? पर नॉर्मल पर्सन का ऐसा नहीं है, वो आरसीएम में भरेगा तो उसको आईटीसी मिलेगा, और वो आईटीसी किधर वापर सकता है, फॉरवर्ड चार्ज के लायबिलिटी के सामने वापर सकता है, यस और नो। लेकिन बेचारा कंपोजिशन स्कीम वाला क्या कर रहा था, ओके, वो टैक्स भर रहा था बट आईटीसी नहीं मिल रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी से बोल दिया कि तुम टैक्स ही मत भरो आरसीएम में। क्लियर है पॉइंट, आए समझ में? ओके, नेक्स्ट ये कंपोजिशन स्कीम का कुछ अमेंडमेंट है, ये इतना रिलेवेंट नहीं है। इसमें बोला है कि अगर समझो आप
कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो, तो आप लोग को पेनल्टी लगेगा सेक्शन नंबर 73, 74 और एक नया सेक्शन ऐड हुआ है 74A, बट वो फाइनल लेवल पे, तो वो अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, वो तो ये वाला अपने लिए काम का नहीं। अभी सेक्शन नंबर 11A एग्जामेशन लास्ट में करते, काम करते हैं, छोड़ो इसको। टाइम ऑफ सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, अभी हम लोगों ने किया है कि नहीं बताओ पहले, शायद तो नहीं किया, एक बार दे दो, नोटबुक दे दो तुम लोग, जिसका वॉल्यूम 1 नोटबुक खत्म हो गया वो दे दो, मेरे को चाहिए तो। हैंड राइटिंग थोड़ा हाँ हाँ ठीक है, नहीं हुआ है। सुनो अभी ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं हुआ है, सुनो। अभी ना एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि अमेंडमेंट किस चीज़ में आया था, मतलब आया है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज के अंदर। ओके, आरसीएम का जो सर्विस रहता है ना, उसमें अमेंडमेंट है। आरसीएम सर्विस में, आरसीएम गुड्स में अमेंडमेंट नहीं है। किधर अमेंडमेंट है? हाँ, आरसीएम के सर्विसेज में अमेंडमेंट है। ओके, अब देखो पहले का प्रोविजन क्या था वो बताओ, पहले का प्रोविजन। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर आरसीएम? और अच्छे से नहीं, ये बराबर है, लेकिन ये एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए। ओके, इसका हेडिंग पढ़ो, एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड, ऐसा दो था आरसीएम में। ओके, याद करो। हाँ, वेरी गुड, 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो इसके अंदर ना दो पार्ट था। पहला था एसोसिएट एंटरप्राइजेस, ओके, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और दूसरा था अदर 16 सर्विसेज। तो एसोसिएट एंटरप्राइज का तो एकदम सिंपल था, डेट ऑफ पेमेंट। ओके, डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। ओके, ये सेम रहेगा, अभी भी सेम, नो अमेंडमेंट इन दिस पार्ट। अभी अदर 16 में अमेंडमेंट है, अदर 16 में अमेंडमेंट है, ठीक है। अब सुनो अमेंडमेंट क्या है। अदर 16 सर्विसेज में पहले का प्रोविजन था 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, क्या था? 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और डेट ऑफ पेमेंट का मतलब था बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखो, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर कोई सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हम उसके इनवॉइस पे कैसे भरोसा करें और वहां से 61st डे कैसे ले? ध्यान से सुनो, अभी यहां पर लिखा है सप्लायर के इनवॉइस के तारीख से 61st डे, पर वो क्या सप्लायर जीएसटी के एम्बिट में है क्या? समझो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से मैं ले रहा हूँ, आरसीएम तो तब भी लगता है, और रजिस्टर्ड से लूंगा तब भी लगता है आरसीएम। बट अगर वो सप्लायर मेरा अनरजिस्टर्ड है, तो उसके डॉक्यूमेंट पे क्या मैं रिलाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, तो मैं किसके डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर सकता हूँ? सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर के डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर सकता हूँ। तो वहीं से 61st डे लेना चाहिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर दिया, 61st डे फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इनवॉइस डेट। ओके, 61st डे फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इनवॉइस डेट, ऐसा कर दिया। क्या अमेंडमेंट है, समझ में आया क्या? देखो तुम लोग ने जो लिखा है ना, उसके बीच में ऐसा लिख दो तो आधा काम कम हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट?
तो 61st डे फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इनवॉइस डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, मतलब अगर समझो मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड है और वो मुझे सर्विस दे रहा है और मैं आरसी में भर रहा हूँ, तो मैं उसके टैक्स इनवॉइस के डेट से 61st डे लूंगा और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड निकला तो क्या डॉक्यूमेंट बनाते हम लोग? अगर मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो मैं क्या डॉक्यूमेंट बनाता हूँ? सेल्फ इनवॉइस। याद है क्या? सेल्फ इनवॉइस करके एक डॉक्यूमेंट पढ़ाया था डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में। तो सेल्फ इनवॉइस का मीनिंग क्या है, एक बार मैं वापस बताता हूँ। ओके, जब कभी भी मेरा सप्लायर कौन रहता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन रहता है। ओके, जब कभी भी मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड रहता है, देखो हम लोगों ने एक समरी बनाया रहेगा, ओपन करो, सेल्फ इनवॉइस और पेमेंट वाउचर, ऐसा हम लोगों ने एक समरी बनाया रहेगा। कोई बात नहीं, नॉर्मल है, याद नहीं है तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं, एग्जाम के बाद सब याद आ जाएगा। चलो, कुछ है क्या लिखा हुआ? ऐसा समरी बना है? हाँ, वेरी गुड। देखो, सेल्फ इनवॉइस कब लगता है? जब मेरा सप्लायर अनरजिस्टर्ड रहता है। सप्लायर क्या रहता है? अनरजिस्टर्ड। 9(3) का सप्लायर होना चाहिए, मतलब कि आरसीएम का सप्लायर, पर वो कौन होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। समझ में आया पॉइंट? तो क्या डॉक्यूमेंट बनेगा? सेल्फ इनवॉइस बनेगा। गेटिंग द पॉइंट? अभी ना अमेंडमेंट, दो अमेंडमेंट, एक तो डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में भी अमेंडमेंट है और वहां से लेकर के टाइम ऑफ सप्लाई में भी अमेंडमेंट को लोगों ने कैप्चर किया। अमेंडमेंट क्या? देखो, पहले सेल्फ इनवॉइस बनाने का कोई टाइम लिमिट नहीं था। पहले सेल्फ इनवॉइस बनाने का कोई टाइम लिमिट आप लोग ने भी लिखा नहीं था, ही नहीं पहले टाइम लिमिट। जब भी गुड्स मिलेगा तब हम लोग बनाते थे, जब भी सर्विस मिलेगा तब बनाते थे। अभी सेल्फ इनवॉइस बनाने का ये लोगों ने एक डेडलाइन डाल दिया। ओके, सेल्फ इनवॉइस शैल बी इशूड within 30 days from receipt of service, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, दोनों के लिए सेल्फ इनवॉइस कितने टाइम में बनना चाहिए बोलते लोग? विदिन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आ रहा है क्या समझ में? कितने दिन में बनना चाहिए बोलो? विदिन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आया समझ में? 30 दिन में बनाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, अब सुनो, अभी हम लोग का टाइम ऑफ सप्लाई क्या बाकी है? टाइम ऑफ सप्लाई में क्या बाकी है? हाँ, वेरी गुड। अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर मैं खरीदता हूं तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो बाकी है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने प्रोविजन में ऐड किया, तो ये प्रोविजन हम लोग वापस से लिखते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, इसके अंदर ना मैं दो पार्ट बना देता हूं। ओके, दो पार्ट। ओके, पहला पार्ट सर्विसेज टेकन फ्रॉम, कमॉन, सर्विसेज टेकन फ्रॉम, नहीं एसोसिएट वाला ठीक है, वो तो चेंज नहीं है ना, तो उसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे अभी। सर्विसेज टेकन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन एंड सर्विसेज टेकन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। आ रहा है समझ में? अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन से सर्विसेज लेता हूं आरसीएम की, तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? फटाफट, 61st डे फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। अगर अभी हम लोग डेट ऑफ इनवॉइस लिख देंगे, रजिस्टर्ड लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि उसी के नीचे लिख रहे। ओके, फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट। समझ में आ रहा है क्या? और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है क्या? ओके, सर्विसेज टेकन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस ले रहे तो गवर्नमेंट ने क्या लिखा? देखो, डेट ऑफ इनवॉइस पर यहां पर लिखा डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और सेल्फ इनवॉइस कब तक बनना चाहिए? 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ सर्विसेज। समझ में आया क्या? टू बी इशूड विदिन 30 डेज फ्रॉम रिसीट। क्लियर है सब लोग को? आया क्या समझ में?
पक्का? ओके, अमेंडमेंट समझ में आ रहा है क्या? तो आज के लेक्चर के बाद अपन 3 साल बाद मिलेंगे लेक्चर के लिए, वैसे मिलते रहेंगे। फाइनल में हो गया तुम लोग? 2 साल मतलब जो भी है। हाँ, इधर ही है। फाइनल में तुम लोग मिलोगे इसके बाद। तो मैं तो बहुत मिस करूँगा। नहीं सच में, मतलब मेरे को बहुत ऐसा इमोशनल लग रहा है। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था, ये लोग इधर बैठेंगे, ये लोग लास्ट बेंच पे बैठेंगे, ये लोग का तो जगह सेम ही है, ये लोग का भी सेम ही है, ये इधर मुर्तज़ा वगैरह इधर। सोच रहा था तुम लोग का भी जगह पे। उम्र का तो फिक्स ही रहता है लास्ट। एब्सेंट नहीं हो, अच्छा है। हाँ भी ठीक है, हाँ। चलो आगे करके अभी समझ में आई अमेंडमेंट? ठीक। चले आगे। चलो सुनो अभी नेक्स्ट अमेंडमेंट। तो ये पूरा अमेंडमेंट हम लोगों ने ख़त्म किया, ये पूरा टाइम लिमिट भी हो गया। ओके, तो ये पूरा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर में अमेंडमेंट है। देखो ये अमेंडमेंट, ये वाला चीज़ तो अमेंडमेंट नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट एंड क्लैरिफिकेशन। फॉर स्टूडेंट्स पर्पस दोनों अमेंडमेंट ही है कि कुछ तो नया पढ़ने मिल रहा है बस। लेकिन एक्चुअल में अमेंडमेंट मतलब कि लॉ चेंज होता है, और क्लैरिफिकेशन में लॉ खाली क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो सुनो, देखो अभी इतना बड़ा लिखा है लेकिन एकदम छोटा सा अमेंडमेंट है, सुनो। अभी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस, ओके, OIDAR सर्विसेज। ओके, ये जो सर्विस है ना OIDAR सर्विस, ओके, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या रहता है, कौन सा सर्विस रहता है ये? ऑनलाइन हम लोग को नेट पे से मिलता है, जैसे अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, तो ये सब सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं? OIDAR सर्विस। अभी OIDAR सर्विस के लिए कोई प्लेस ऑफ सप्लाई का स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नहीं है? देखो 12(2) किसके लिए था? जनरल प्रोविजन। 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिरता कोड था ना। ओके, आर रेस्टोरेंट सर्विसेज। ओके, 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। 12(6) एडमिशन टू इवेंट। 12(7) इवेंट मैनेजमेंट। 12(8) गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। 12(9) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। 12(10) सर्विसेज ऑन बोर्ड। 12(11) टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। 12(12) बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। 12(13) इंश्योरेंस सर्विस, और 12(14) एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो 12(2) से लेके 12(13) तक, ओके, पूरे के पूरे सेक्शन में किधर भी OIDAR का अलग से प्रोविजन था क्या? नहीं था। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा? 12(2) लगेगा। देखो जिसका कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, वो क्या रहेगा? जनरल। ओके, अभी जनरल प्रोविजन क्या था वो बताओ थोड़ा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, देखो हम लोगों ने 10 बार पढ़ा ये चैप्टर। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, और अगर एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। समझ में आया क्या? ये प्रोविजन याद है क्या? छोड़ो, अभी तो याद आया क्या? ओके, सुनो।
अभी गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ कुछ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहे थे, ऐसा बता रहे थे कि उनके पास रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है। ओके, रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो पीओएस क्या बन जाता था, लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला था ना रूल नंबर 46 में, मतलब जो हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस का कंटेंट पढ़ा था ना, टैक्स इनवॉइस का कंटेंट, उसके अंदर एक पॉइंट था, नेम ऑफ द स्टेट शैल बी डीम्ड टू बी एड्रेस फॉर द पर्पज ऑफ ओआईडीआर। ओके, एक नोट्स ले गया हो ना, मेन लाया क्या, हाँ मेन नोट्स में हाँ पेज नंबर 178, पेज नंबर 178, सॉरी 179, उसमें 11th पॉइंट, उसमें 11th पॉइंट तुम लोग को चार्ट बुक से करवाया रहेगा, किधर से भी करवाया रहेगा, ये यही बुक है ना तुम लोग के पास, हाँ 11th पॉइंट ओपन करो, 11th पॉइंट, उसमें क्या लिखा देखो, चार्ट बुक रहेगा तो उसके अंदर भी रहेगा, ये सब लोग को मिला है क्या, सबको मिला है, ठीक है, पेज नंबर 179 और चार्ट बुक का पेज नंबर शायद 43, चेक करो शायद, हाँ एक बार तुम लोग हिसाब से देखो, नहीं पीछे आगे करो, पीछे 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 और पीछे, फर्स्ट पेज करो डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर का, हाँ बस इसमें पॉइंट नंबर, पेज नंबर क्या है 37, पेज नंबर 37 पे पेज नंबर 37.3 स्टार्टिंग वाला जो फेज है ना, टैक्स इनवॉइस वाला, वेरियस डॉक्यूमेंट्स करके हेडिंग है, उसमें पॉइंट 3 का लास्ट वर्ड्स देखो, नेम ऑफ द स्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस फॉर ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, बरोबर। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में क्या बोल रहा था कि ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर को एटलीस्ट रिसिपिएंट का स्टेट तो मालूम ही होना चाहिए। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिसिपिएंट का स्टेट मालूम नहीं। ओके, आपको उससे लेना पड़ेगा वो डिटेल। याद है हम लोग कभी भी अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन बाय करते तो अपना स्टेट वगैरह कुछ तो पूछता ही हो। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ओआईडीआर सर्विस के केस में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जहां पर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रोविजन उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं। तो क्या हो जाएगा उनके लिए, पीओएस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज एड्रेस रहेगा तो वही स्टेट, और एड्रेस नहीं रहा तो नाम तो मालूम ही है स्टेट का हम लोग को। और अगर कोई सप्लायर फिर भी बोल रहा है कि मेरे पास एड्रेस है ही नहीं, तो गवर्नमेंट से उस सप्लायर को पेनल्टी भरना पड़ेगा। ओके, पेनल्टी भरना पड़ेगा अगर वो ऐसा बोलता है कि मेरे पास एड्रेस है ही नहीं। आ रहा है क्या समझ में, क्लियर है सब लोग को, समझा? ओके, तो ये पूरा हो गया। हाँ अभी ना एक, अच्छा चार्ज ऑफ जीएसटी का एक अमेंडमेंट रह गया 95 वाला, इसके ऊपर था 95 वाला, ये रहा, ये देखो ये वाला अमेंडमेंट है, क्लैरिफिकेशन ऑन यूजेज ऑफ आईटीसी टू पे लायबिलिटी अंडर सेक्शन 95। ओके, ये वाला अमेंडमेंट हम लोग कर लेते, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। सेक्शन नंबर 95 क्या था, वेरी गुड, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भरता है। ओके, उसके आगे कुछ नहीं आता, हाँ अलग अलग ट्रांजेक्शन्स थे, 4 ट्रांजेक्शन थे। ओके, लेकिन वैसे 3 ही थे। तो पहला था पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, हाँ हाउस कीपिंग एंड यूटिलिटी सर्विस, वेरी गुड। ओके, होटल अकोमोडेशन एंड यूटिलिटी, ऐसा एक हम लोगों ने दोनों साथ में पढ़ा था क्योंकि दोनों का टैक्सेबिलिटी सेम ही था। और जो लास्ट वाला था इट वाज रेस्टोरेंट सर्विस, हाँ समझ में। ओके, अभी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर 2 पार्ट था, हाँ ओमनी बस एंड अदर देन ओमनी बस। ओके, ओमनी बस के अंदर 2 पार्ट था,
अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कुछ अलग, अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो कुछ अलग। अगर बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा तो टैक्स कौन भरेगा? नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट है तो टैक्स कौन भरेगा? बॉडी कॉर्पोरेट भरेगा। और अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो कौन टैक्स भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। याद है? नीता वॉल्वो लिमिटेड, याद है कि नहीं है तो? ओके, शिवशाही, बराबर है, ठीक है, दिया था ना, वही एग्जाम्पल है ना, नाम चेंज है क्या कुछ? देखो वही है, नहीं लिखा, ठीक है, एब्सेंट, अच्छा ठीक है। अदर देन ओमनीबस रहेगा तो कौन भरेगा? ऑलवेज ई कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पर ओला उबर वगैरह कवर्ड है, तो वो पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ये लोग क्या करेंगे? ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोलेंगे टैक्स भरो। समझ में आ रहा है? ओके, आगे होटल अकोमोडेशन और यूटिलिटी सर्विसेज, वेरी गुड। ओके, रजिस्टर्ड रहेगा तो, हाँ रजिस्टर्ड रहेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा, और अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। इसका एग्जाम्पल था MMT, ओयो, हाँ। उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विस, इसके अंदर दो पार्ट था, हाँ, होटल अकोमोडेशन मोर देन 7,500 पर डे, ओके, और उसके बाद था नो अकोमोडेशन, ओके, नो अकोमोडेशन और लेस देन 7,500 पर डे। अगर मोर देन 7,500 है तो फिर ये होटल खुद ही भर देगा, तो होटल विल पे टैक्स, और अगर कम है या तो अकोमोडेशन नहीं है तो ECO विल पे टैक्स। पॉइंट समझा क्या? अभी इतने सारे सर्विसेज में 9(5) वाले कौन से? 9(5) वाले कौन से? हाँ, जिधर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स भर रहा है वही 9(5) है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये वाला 9(5) है, उसके बाद ये वाला 9(5) है, फिर ये 9(5), फिर ये 9(5). बाकी सब तो सप्लायर टैक्स भर रहे, तो उसमें 9(5) का कोई बात नहीं। समझ में आएगा पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? अभी इसमें अमेंडमेंट क्या है वो समझते, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। तो तुम लोगों ने ऑलरेडी लिखा रहेगा, यहाँ पर देखो रेड बस है, यहाँ पर ए एंड कंपनी करके एक पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो टैक्स कौन भरेगा ये बता दो खाली? ओमनी बस है, ओमनी बस का ट्रांजेक्शन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो टैक्स कौन भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। आ रहा है समझ में? तो अभी ये ट्रांजेक्शन में हम लोग अमाउंट के साथ बात करते हैं। समझो रेड बस को कस्टमर्स ने पेमेंट किया, बहुत सारे कस्टमर्स ने पेमेंट किया, पूरे महीने में 50,000 का पेमेंट आया, उसके ऊपर GST भी आया 9,000, ओके। अब रेड बस क्या करता है? रेड बस ए एंड कंपनी को कितना रिमिट करेगा? पूरा का पूरा 59 करेगा क्या? क्या क्या कट करेगा बताओ? GST और कमीशन दोनों कट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों ऐसा? GST भी क्यों कट कर रहा है? क्योंकि उसको ही GST भरना है, तो वो GST ए एंड कंपनी को क्यों दे? पॉइंट समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर रेड बस जो है ना, वो इसको 50,000 ही देगा, 9,000 इसने खुद के पास रखा है, ओके। और अभी क्या कट करेगा? कमीशन। समझो 10% इसका कमीशन है, 5,000 कट किया, और ये कमीशन के ऊपर GST ये भी कट कर दी। क्लियर है पॉइंट? अब देखो नेट ए एंड कंपनी को कितना रेमिट किया? 44,100, ओके। अभी रेड बस को कितना GST भरना है? चलो बताओ कितना? 9,900, लेकिन ऐसा एक साथ नहीं भरना है, हाँ, दो अलग सेक्शन है ना। देखो ये जो 900 है ना, ये सेक्शन नंबर 9(1) का लायबिलिटी, ओके। 9(1) का लायबिलिटी इज 900 एंड 9(5) का लायबिलिटी इज 9,000। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? 9(5) के हिसाब से 9,000 भरने का है, और 9(1) के हिसाब से 900 भरने का है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अभी देखो रेड बस ने बहुत कुछ खरीदी भी किया रहेगा, देखो उसका इतना बड़ा बिजनेस है तो वेबसाइट तो बनाया रहेगा, उसके बाद रेड बस का कुछ ना कुछ तो खर्चा रहेगा, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी रहेगा, या तो वॉटेवर कुछ ना कुछ तो खर्चा रहेगा ऐसा। तो यहाँ पर समझो रेड बस ने बहुत सारा खर्चा किया, और रेड बस के पास ITC जमा हो गया है 4,000 रुपीज़ का। कितने का ITC है? 4,000 का ITC जमा है रेड बस के पास।
अभी रेड बस का लायबिलिटी कितना है? 9(1) में 900 है और 9(5) में 9,000 है। गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफिकेशन ये लाया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कैन यूज दिस आईटीसी ओनली टू पे देयर 9(1) लायबिलिटी, नॉट 9(5). ये पहले से भी था बट ओनली फॉर रेस्टोरेंट। ओके, हम लोगों ने जो सीखा है ना, ये जो चीज़ वो रेस्टोरेंट के लिए सीखा था ना, वो जो रेस्टोरेंट के लिए सीखा था ना वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो तुम लोग ओपन करो, रेस्टोरेंट के केस में तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा, रेस्टोरेंट के केस में मैंने बताया था, बट दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेस्टोरेंट, नाउ इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। आया क्या समझ में? क्लियर है? ओके, समझा है सब लोगों? तो इन सिंपल वर्ड्स, ITC कैन ओनली बी यूज्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे 9(5) लायबिलिटी, 9(1) लायबिलिटी। क्लियर है? नॉट 9(5) लायबिलिटी। आया समझ में अमेंडमेंट? क्योंकि ये माइन्यूट एरियाज हैं, इधर से आ सकता है क्वेश्चन। तुम लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दिया रहेगा एकदम सिंपल ऐसा केस स्टडी में, और अगर तुम लोग अमेंडमेंट का पार्ट का राइट आंसर देते हो ना तो तुम लोग का मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छा आता है। देखो, तुम लोग सोचते रहे किस किस को 80 आता है, 85 आता है टैक्स में। वो क्यों आता है? क्योंकि ना जो हार्ड वाला पार्ट है ना वो लोग अच्छे से करते, तो इजी वाला पार्ट ओवरलुक किया जाता है, फिर उन लोग को इजी चेकिंग करते। ओके, बाकी लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि हार्ड वाला तो उनको आ नहीं रहा है, तो इजी वाले में मार्क्स कट कट करके फिर 45 आएगा, 50 आएगा, 55 आएगा। पर 75, 80, 85 में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है। अच्छा वाला जो हार्ड वाला क्वेश्चन है ना वो अच्छे से किए तो एक करेक्टर का परसेप्शन बन जाता है कि इजी वाला तो आता ही होगा, क्योंकि हार्ड वाला इतना अच्छे से कर रही, तो उसमें लीनियंटली मार्क्स मिलते जाता है, फिर इसीलिए 75, 80 बनता है। ओके, मार्क्स तो क्या सेम पढ़ाई कर रहे तुम लोग, कोई बाहर से नहीं, यही बुक में यही अमेंडमेंट है, सब लोग यही सिखा रहे, बट फ़र्क किधर है? जो हार्ड वाला पार्ट है उसको अच्छे से करो। हार्ड मतलब अमेंडमेंट्स एंड जो टेक्निकली हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इधर इधर मार्क किया हुआ है वो सब। क्लियर है? क्लैरिफिकेशन क्लियर सब लोग को? तो ये हो गया लिखने का। हाँ लिखो। चले आगे, चलो सुनो। देखो, अपने को मेक के अमेंडमेंट भी करना है, थोड़ा ध्यान से फटाफट कर। देखो, अभी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ऑन ITC फॉर ऑटोमोबाइल डीलर्स इन केस ऑफ बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल। अभी एक खाली ऑटोमोबाइल डीलर का बात नहीं है, ये सब लोग के लिए, खाली लिखा ऑटोमोबाइल के लिए लेकिन सब लोग वापर सकते हैं। अभी क्या अमेंडमेंट है समझते हैं। बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल याद है क्या? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करके खाली। बिल्ड टू शिफ्ट थोड़ा सा बता दो। जो लोग एक ग्रुप कर रहे हो तो उनको तो आना ही चाहिए। हाँ बोलो। बिल्ड टू शिफ्ट, हाँ बराबर है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो यही बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। 3 पार्टी है, A, B एंड C। ओके, C ने ऑर्डर किसको दिया? A को दिया, लेकिन A के पास एक्चुअल में स्टॉक नहीं है, पर वो C को क्या बोलता है? मिल जाएगा। तो उसने क्या बोला? B को ऑर्डर पास ऑन किया और B को बोला कि आप शिप कर दो, मतलब कि डिलीवर कर दो C के पास, पर बिल उसके नाम पर नहीं बनाना, बिल मेरे नाम पर बना दो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल टू A एंड शिप टू C। आ रहा है क्या समझ में? ओके, अभी बिल टू शिप टू से रिलेटेड हम लोगों ने 2 प्रोविजन पढ़ा था, एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई में और एक ITC में। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? ये वाले ट्रांजेक्शन का, वेरी गुड, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन दैट इज A। समझ आएगा? तो हुआ तो है पढ़ाई तो ना कि बोल, अच्छा तो हुआ है पढ़ाई, ठीक है। लोकेशन थर्ड पर्सन याद है क्या? ओके, तो इट इज POS।
लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। आ रहा है समझ में? अब देखो, आईटीसी के चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा था। ओके, आईटीसी लेने का 6 कंडीशंस था। ओके, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए, एक्सेप्शन बिल टू शिप टू मॉडल, तीसरा सप्लायर ने टैक्स भरना चाहिए, चौथा रिसिपेंट ने 3B भरना चाहिए आईटीसी लेने के लिए, पांचवा सप्लायर ने 1 भरना चाहिए और सामने वाले को 2B में दिखना चाहिए, और लास्ट आईटीसी शुड नॉट बी इन द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। क्लियर है क्या पॉइंट? तो ये सब कंडीशन फुलफिल होने पर हम लोग को आईटीसी मिलेगा। बराबर है? ओके, अभी इसके अंदर ना एक कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन। क्या कंडीशन था सेकेंड में? गुड्स और सर्विस मिलना चाहिए, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, पर उसका एक्सेप्शन क्या था? बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल मतलब क्या? देखो ध्यान से, मतलब ए कैन टेक आईटीसी, ओके, ए कैन टेक आईटीसी even if he has not received goods or service। थर्ड पर्सन को मिला क्या गुड्स? नहीं मिला। गुड्स किसको मिला? सी को मिला। पर आईटीसी किसको दे रहा है? गवर्नमेंट ए को दे रहा है आईटीसी। पर आईटीसी ए कब ले सकता है वो अभी अमेंडमेंट है, मतलब क्लैरिफिकेशन है। देखो हम लोग एग्जांपल को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। बी के यहां से गुड्स निकला 28 जून को और सी को गुड्स रिसीव हुआ 5 जुलाई को। ध्यान से देखो क्या है, 28 जून को गुड्स निकला और मिला कभी? 5 जुलाई को। नाउ क्वेश्चन इज, ए जो है ना, ए ये आईटीसी कौन से मंथ के 3B में लेगा? आइदर जून और जुलाई। बोलो, जून के मंथ में आईटीसी लेना चाहिए कि जुलाई के मंथ में लेना चाहिए? देखो आईटीसी ए को मिलेगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? हाँ, आईटीसी हम लोग को कौन से मंथ के हिसाब से लेना है? रिमूवल और डिलीवरी। रिमूवल मतलब जून के हिसाब से गए तो रिमूवल, और अगर जुलाई के हिसाब से गए तो डिलीवरी। सोचो क्या लग रहा है? देखो ये वाला जो सर्कुलर है ना, वो डिलीवरी के मीनिंग को एक्सप्लेन करने वाला है। किसको एक्सप्लेन करेगा? डिलीवरी के मीनिंग को एक्सप्लेन करेगा। हाँ, क्या लग रहा है? विच एवर इज अर्लियर। देखो जीएसटी भरने के लिए विच एवर इज अर्लियर ऑलवेज, आईटीसी लेने के लिए इट शुड बी विच एवर इज लेटर। देखो हम लोग को अगर इनवॉइस मिला पर गुड्स बाद में मिल रहा है, तो आईटीसी कब मिलता है? गुड्स मिलने के टाइम मिलता है। और गुड्स अगर थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है तो लास्ट लॉट पे आता है। मतलब हर बार लेटर के एंगल से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अर्लियर ही राइट है। ओके, अर्लियर ही राइट है। अभी ऐसा क्यों वो समझते हैं? देखो बी के इधर से गुड्स निकलेगा 28 जून को, बराबर है। अब बी के इधर से गुड्स जैसे ही निकलेगा, बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। क्यों ऐसा? क्योंकि ए क्या करता है? अपने ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट करता है बी के लोकेशन से गुड्स को पिक करने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कुछ? देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। गुड्स सी के पास जा रहे हैं, वैल्यू कितना है? यहाँ पर देखो 1 लाख रुपीज़ का वैल्यू है, और 1.5 लाख में, सॉरी, ए सी को कितने में बेच रहा है? 1.5 लाख में। ध्यान से सुनो, हम लोगों ने डिस्कस किया भी रहेगा ये। बी ने ए को कितने में बेचा? 1 लाख में। ए आगे सी को बिल कितने में कर रहा है? 1.5 लाख में बिल कर रहा है। क्या ए चाहेगा क्या कि बी को ए का सेलिंग प्राइस मालूम पड़ जाए? नहीं चाहेगा। मतलब 1.5 लाख मालूम पड़े ऐसा नहीं चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी को ए नहीं बोलेगा कि आप सी को गुड्स दे दो, नहीं तो मालूम पड़ जाएगा ना उसको। बी को मालूम पड़ जाएगा कि ए का क्या प्राइस है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर ए क्या करता है, उसको पता ना चले इसके लिए ए अपना ट्रांसपोर्टर को किधर भेजता है? बी के लोकेशन पे भेजता है। बोलता है कि वहाँ से गुड्स को पिकअप कर लो और किधर लेके जाओ? सी के पास लेके जाओ, रिसिपेंट के पास लेके जाओ।
तो अभी यहाँ पर बी क्या बोलता है, बी बोलता है कि मेरा जवाबदारी खत्म, कब खत्म हो जवाबदारी, जब उसने ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर कर दिया। पॉइंट समझा क्या, हैंड ओवर कर दिया, उसका जवाबदारी खत्म मीन्स इट इज डिलीवर्ड। समझ में आया क्या, डिलीवर्ड का मीनिंग बताया। अभी समझो आप लोग लैपटॉप मंगाते हो, तो लैपटॉप घर पे आके देके जाएगा। एग्जाम्पल, अगर घर पे आते आते उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया या फिर लैपटॉप टूट गया आपका, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, आपका है कि दुकानदार का है, दुकानदार का है। लेकिन अगर आप लैपटॉप लेने गए थे और फिर उधर से निकले और आपका एक्सीडेंट हो गया, अभी लैपटॉप टूट गया, अभी किसका जवाबदारी, अपना। मतलब डिलीवर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है पॉइंट। मतलब घर पे आना ही डिलीवर्ड नहीं है, उधर से निकला, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गया, दैट इज डिलीवर्ड। पॉइंट समझ में आएगा, डिलीवर्ड का मीनिंग इधर एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर बी के जगह से जैसे ही गुड्स निकलता है, इट इज डिलीवर्ड। इट मीन्स ए कैन टेक ITC बिकॉज गुड्स आर डिलीवर्ड। पॉइंट समझा, डिलीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि गुड्स मिलना ही चाहिए, डिलीवर्ड मतलब ओनरशिप चला गया, रिस्क चला गया, तो डिलीवर्ड। क्लियर है पॉइंट। तो दिस ए विल टेक ITC इन द मंथ ऑफ जून। सबको समझ में आया क्या, क्लियर है क्या लॉजिक के साथ। 2 पेज का सर्कुलर है पर मीनिंग समझ में आ गया। ओके, समझ में आया क्या, ठीक है। तो खाली एक लाइन चाहिए तो लिख दो, एक लाइन में डिक्टेट करता हूँ, उतना लिख दो। थर्ड पर्सन कैन टेक ITC, थर्ड पर्सन कैन टेक ITC when goods are removed, when goods are removed from supplier's place of business। ब्रैकेट में लिखो, once goods are removed, once goods are removed, it would be treated as delivered। मीनिंग समझ में आया, once the goods are removed it would be treated as delivered। बस इतना लिखोगे तो 2 पेज का काम हो गया, क्लियर। तो ये पूरा सर्कुलर कंप्लीट। उसके बाद ये कुछ काम का नहीं अमेंडमेंट। इसमें क्या बोला है कि अगर समझो कोई पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करता है, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, अभी वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो फोटोग्राफ है, मतलब वेरिफिकेशन विद फोटोग्राफ एट सेंटर, मतलब उसको फोटो के साथ सेंटर पे बुलाएंगे। ओके, जो GST का सेंटर रहता है, फैसिलिटेशन सेंटर करके बोलते हैं, ओके, उस सेंटर में उसको बुलाया जाएगा खुद के फोटो के साथ कि सच में यही पर्सन है क्या जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है। बस उसके लिए हो गया, उसमें कुछ नहीं। डॉक्यूमेंटेशन एंड ई-वे बिल, एक बार ई-वे बिल में जाओ। ई-वे बिल में, ई-वे बिल हम लोग कब बनाते हैं वो एक बार गो थ्रू करो। क्या लिमिट था, याद तो रहेगा ही थोड़ा। तो ई-वे बिल का लिमिट तो ऐसा मुंह पे याद होना चाहिए। हाँ जल्दी बोलो, अरे कोई कॉन्फिडेंस। 50,000, समझ में आया क्या पॉइंट, 50,000 का लिमिट था। ओके, और 2 केसेस ऐसा था जिसमें मैंडेटरी ई-वे बिल था, जॉब वर्किंग एंड, कौन, जॉब वर्किंग एंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। समझ में आया क्या पॉइंट, जॉब वर्किंग एंड हैंडीक्राफ्ट, ये 2 केस में क्या था, मैंडेटरी ई-वे बिल था। उसमें हम लोग 50,000 का लिमिट देखेंगे ही नहीं। अभी यहाँ पर अमेंडमेंट क्या देखो, अमेंडमेंट मतलब कि एडिशन है। अभी हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचने वाले को नंबर नहीं लेना पड़ता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। ओके, हम लोग को नंबर लेने का जरूरत नहीं। कब जरूरत नहीं नंबर लेने का, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स सेल कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। ओके, पर अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स सेल करे तो नंबर नहीं है हमारे पास, तो ई-वे बिल कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सामने वाला बना सकता था, और अगर सामने वाला भी अनरजिस्टर्ड है, मैं भी अनरजिस्टर्ड है, तो कोई नहीं बना रहा था। पर गवर्नमेंट ने बोला था मैंडेटरी ई-वे बिल, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी एक अमेंडमेंट लाया और बोला कि जो पर्सन के पास GST नंबर नहीं है, ओके, जो पर्सन कौन है, अनरजिस्टर्ड है,
ओके, वो क्या कर सकता है, एक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले सकता है और खुद क्या कर सकता है, ई वे बिल बना सकता है। मतलब ई वे बिल बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। उस नंबर के बेस पे आप क्या बना सकते हो, ई बिल बना सकते हो। ओके, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी नंबर। क्लियर है क्या पॉइंट? अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑल्सो जनरेट ई वे बिल नाउ। समझ में आया क्या? देखो, हर एक अमेंडमेंट का विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट दिया हुआ है, उसमें याद मत करो। खाली अगर प्रैक्टिकली कुछ सीखना रहेगा तो फिर वो देखा तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं। समझा क्या पॉइंट? तो आफ्टर दिस अमेंडमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन जनरेट ई वे बिल ऑन ऑप्टिंग ऑन अप्लाइंग फॉर यूनिक एनरोलमेंट नंबर। चलो, उसके बाद ये अमेंडमेंट थोड़ा अलग है, देखो थोड़ा समझने को क्रिटिकल है ये। ओके, टैक्स डिडक्टर के ऊपर अमेंडमेंट, एक टैक्स डिडक्टर। एक काम करो, ई इनवॉइस पे जाओ पहले। ई इनवॉइस, ई इनवॉइस में ना एक हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जिसके पास सिर्फ टीडीएस का रजिस्ट्रेशन है, दैट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड पर्सन। अमेंडमेंट नीचे देखो ना, नहीं, अच्छा वो उसका अमेंडमेंट, ठीक है। यहां पर देखो, एक पॉइंट पहले बता रहा हूं मैं, ई इनवॉइस से रिलेटेड एक पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे। अमेंडमेंट इज नॉट इन ई इनवॉइसिंग, फिर भी हम लोग ई इनवॉइस का पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि हम लोग को गवर्नमेंट का इंटेंशन समझना है। ओके, ध्यान से सुनो अभी। ई इनवॉइस कब बनता है, जब किसी सप्लायर का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर होता है। ओके, ई इनवॉइस का एप्लीकेबिलिटी क्या है, कम ऑन, हाँ, टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, दिस इज द एप्लीकेबिलिटी। और एप्लीकेबल फॉर विच ट्रांजेक्शंस, कम ऑन, वेरी गुड, B2B सप्लाईज एंड B2C एक्सपोर्ट्स। क्लियर है क्या पॉइंट? ये दो ट्रांजेक्शन के लिए इट इज एप्लीकेबल, दो ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल। कौन सा दो ट्रांजेक्शन है, B2B एंड B2C एक्सपोर्ट, दो ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रहता है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसका सेल्स समझो एग्जेम्प्ट है। सेल्स क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाईज करता है उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। तो इसके पास जीएसटी नंबर होगा क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है। लेकिन ये जो खरीदी करता है ना, वो टैक्सेबल है। ओके, जो खरीदी करता है ना वो टैक्सेबल है, परचेज इज टैक्सेबल। अगर परचेज टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास टीडीएस कट होने का तो नंबर होना चाहिए। ओके, टैक्स डिडक्टर का तो नंबर होना ही चाहिए ना, यस और नो? तो इसके पास टीडीएस का नंबर तो है, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास टीडीएस का नंबर है, बट नॉर्मल जीएसटी नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, मीनिंग समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, क्योंकि इसका सेल्स एग्जेम्प्ट है तो जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन परचेस टैक्सेबल है, इसीलिए टीडीएस तो कट करना पड़ेगा। और टीडीएस कट करने के लिए क्या होना चाहिए, टीडीएस का रजिस्टर होना चाहिए। तो वो है इन लोग के पास, याद है, आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस, याद है, सेक्शन नंबर 24, आरसीएम रिसिपिएंट, याद नहीं, तुम लोगों ने खुद से बोला था पूरा। हाँ, आरसीएम रिसिपिएंट, आरसीएम सप्लायर, इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट, एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चरिस्ट, कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर, याद है क्या? चलो, हाँ, ओ आइडिया, यस, 3N था, नॉन रेसिडेंट, एनआरटीपी वगैरह। ओके, चलो, तुम लोगों को इतना याद है तो अच्छी बात है, सब्जेक्ट कंट्रोल में, ठीक है। तो यहाँ पर टीडीएस नंबर है, समझो टीडीएस नंबर है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, ई इनवॉइस कब बनता है, टर्नओवर, ठीक है, मैं हाईलाइट किया, बोलो, B2B केस में बनता है। ओके, B2B केस में अभी हम लोग अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेच रहे हैं, ओके, एक्स इज सेलिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, whether government department shall be treated as unregistered person because it is not having GST number,
और इट शुड बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड पर्सन बिकॉज इट इज हैविंग TDS नंबर। क्या माने ये पहले सोचो, क्या मानना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर हम लोग इसको ऐसा मानेंगे कि इसके पास GST नंबर नहीं है तो ई इनवॉइस एक्स को बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और अगर इसको हम लोग मानेंगे कि हाँ रजिस्टर्ड है तो एक्स को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलो अभी सिंपल सोचो, हम लोग का काम कैसे बढ़ेगा, एक्स का काम कैसे बढ़ेगा? क्या मानेंगे तो काम बढ़ेगा? रजिस्टर्ड है मानेंगे तो काम बढ़ेगा, बस। तो काम बढ़ा दो खुद का। मतलब कि इसको क्या मानना है हम लोग को? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रजिस्टर्ड मानना है। इज इट वेरी क्लियर? ये अमेंडमेंट नहीं, ये समझ में आएगा पॉइंट? ओके, अभी अमेंडमेंट क्या है देखो, नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी TDS का प्रोविजन जो था, TDS का प्रोविजन, TDS के प्रोविजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो ही TDS कटेगा। याद है कि नहीं? सप्लायर कौन है? अगर रजिस्टर्ड है तो ही TDS कट होएगा, नहीं तो उसका TDS कट नहीं होएगा। सिंपल। अब देखो यहाँ पर अभी TDS का जो अमेंडमेंट है ये क्या? समझो कि सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर इज रजिस्टर्ड पर्सन। ये क्या करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल करता है कुछ, ठीक है? अभी ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो सेल्स है ना वो एग्जेम्प्ट है, इस वजह से इसके पास GST नंबर नहीं है, पर इसका परचेस तो टैक्सेबल है, तो इसके पास कौन सा नंबर है? TDS का नंबर है। समझ में आया पॉइंट? TDS का नंबर। अभी अज्यूम करते हैं हम लोग ये सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मान के चलो अनरजिस्टर्ड थोड़ी देर के लिए। अब अभी ना हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था सेल्फ इनवॉइस के ऊपर, याद करो सेल्फ इनवॉइस का पॉइंट याद करो। सेल्फ इनवॉइस का पॉइंट याद करो। कब बनता है सेल्फ इनवॉइस? सप्लायर रजिस्टर्ड होगा कि अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड होगा तब बनेगा सेल्फ इनवॉइस, बराबर है। और रिसिपेंट क्या होना चाहिए? कम ऑन, सेल्फ इनवॉइस बनने के लिए सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रिसिपेंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए, और RCM में टैक्सेबल होना चाहिए। सिंपल। तो मान के चलो कि ये RCM में टैक्सेबल है, अज्यूम करो कि ये RCM में टैक्सेबल है। अब देखो, अब लॉजिकली ये ट्रांजेक्शन में डॉक्यूमेंट कौन सा बनना चाहिए? लॉजिकली ये ट्रांजेक्शन में डॉक्यूमेंट कौन सा बनना चाहिए और किसने बनाना चाहिए? सेल्फ इनवॉइस बनना चाहिए, और किसने बनाना चाहिए? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बनाना चाहिए। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या बोलता है देखो, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास GST नंबर नहीं है पर TDS नंबर है, तो इसको रजिस्टर्ड मानना चाहिए कि अनरजिस्टर्ड? अभी वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो अभी ऊपर क्या माना गया था? रजिस्टर्ड। अभी नीचे मानेंगे अनरजिस्टर्ड। देखो प्रोविजन गवर्नमेंट के फेवर में कैसा है वो देखो। अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड मान लिया रहता ना तो सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता। तो ये लोगों ने क्या बोला कि नहीं हम तो अनरजिस्टर्ड है क्योंकि GST नंबर नहीं है। लेकिन ऊपर जब हम लोग के ऊपर काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी था तब गवर्नमेंट ने क्या बोला? हाँ हम लोग रजिस्टर्ड है तो B2B। समझ में आएगा पॉइंट? ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है क्या सब लोग को? मतलब ई इनवॉइस के टाइम पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैविंग TDS नंबर विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड पर्सन क्योंकि हम लोग का काम बढ़ाने का है। पर सेल्फ इनवॉइस के टाइम पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज अनरजिस्टर्ड पर्सन इवन दो इट इज हैविंग TDS नंबर, ताकि उनका काम ना बढ़े। समझ में आया क्या पॉइंट? क्लियर है क्या अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट समझा? कैसे सोचना है, समझा? बाहर नहीं करना है, ओके? बाहर नहीं करना हम लोग को, ओके? बाहर नहीं करना है। कैसे सोचना है? गवर्नमेंट का काम कैसे कम होएगा या तो हमारा काम कैसे बढ़ेगा, बस। हम लोग का काम बढ़ाने का है तो फिर ई इनवॉइस बनाओ, और गवर्नमेंट का काम करना है कम करना है तो फिर सेल्फ इनवॉइस मत बनाओ। क्लियर है सब लोग को? तो ये हो गया अमेंडमेंट। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, इसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। रिटर्न्स, बस 2-3 अमेंडमेंट है, उसके बाद May 25 का करेंगे। ओके, रिटर्न्स का चैप्टर, इसमें कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। हाँ कौन सा? वर्मा वाला नहीं समझा? ये वाला? हाँ देखो,
अभी हम लोगों ने उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है पर उसके पास टीडीएस रजिस्ट्रेशन है। अभी सेल्फ इनवॉइस कौन बनाता है? रिसिपेंट जब रजिस्टर्ड है तब क्या बनता है? सेल्फ इनवॉइस। अभी यहाँ पर ये लोग टीडीएस के एंगल से तो रजिस्टर्ड है बट जीएसटी नंबर के एंगल से तो अनरजिस्टर्ड है। तो अगर हम लोगों ने उसको रजिस्टर्ड मान लिया तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? सेल्फ इनवॉइस। तो ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम लोग अनरजिस्टर्ड माने जाएंगे ताकि सेल्फ इनवॉइस बनाना ना पड़े। ऊपर वाले में रजिस्टर्ड माने जाएंगे ताकि B2B सेल होएगा ना तो एक्स को काम करना पड़ेगा ना। देखो सेल ई इनवॉइस में काम किसको करना है? सप्लायर को, और यहाँ पर सप्लायर बाहर वाला है। और आरसीएम में काम किसको करना पड़ता है? रिसिपेंट को, और रिसिपेंट खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो बोलता है कि हम लोग काम नहीं करेंगे, ओके हम लोग अनरजिस्टर्ड माने जाएंगे क्योंकि हम लोग के पास तो जीएसटी नंबर ही नहीं। लेकिन ऊपर वाले केस में हम लोग क्या माने जाएंगे? रजिस्टर्ड, ताकि एक्स जो है वो क्या बनाए? ई इनवॉइस बनाए। अभी समझ में? अभी भी कुछ डाउट है? पूछो। क्लियर है सब लोगों को? उसके बाद रिटर्न्स का चैप्टर में अमेंडमेंट। गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई द ड्यू डेट टू फाइल टीडीएस रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टर। मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा डेट। डेट तो अपने को मालूम ही है क्या है? GSTR 7 का डेट क्या है? वेरी गुड, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हाँ देखिए GSTR 7 TDS T 10th ऐसा बताया। और लॉजिकली बताया था कि 20th को हम लोग को 3B भरने का है तो उसके पहले हमको कैश में मिलना चाहिए, तो उन लोग का रिटर्न तो पहले ही रहेगा। आधार है क्या थोड़ा? अभी यहाँ पर ना और एक पॉइंट लिखा है, टैक्स डिडक्टर शाल फर्निश रिटर्न फॉर एवरी कैलेंडर मंथ वेदर और नॉट एनी डिडक्शन हैव बीन मेड। मतलब कि अगर इन लोगों ने पूरे महीने में टीडीएस कट ही नहीं किया तो भी इन लोग को क्या करना पड़ेगा? नील रिटर्न तो भरना पड़ेगा। ये देखो ये लोग ना कब रिटर्न भरते थे मालूम है? जब टीडीएस कट करते थे। अभी इन लोग को क्या बोला गया? आप टीडीएस कट नहीं भी करोगे ना देन ऑल्सो यू हैव टू फाइल नील रिटर्न। इज दैट क्लियर? समझाएगा पॉइंट? उसके बाद क्लैरिफिकेशन फॉर 9C। देखो GSTR 9 के लिए ना हम लोगों ने कुछ पेनल्टी पढ़ा था, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया था, तुम लोग को ही बोला था रीड करो क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता पेनल्टी। अगर तुम लोग एक बार चार्ट ओपन करो उसमें तुम लोगों ने पढ़ाएगा 0.04% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, ऐसा कुछ था। ओपन करो एक बार, चार्ट बुक में लिखा रहेगा। चार्ट बुक में रिटर्न्स के चैप्टर में जाओ, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43। हाँ उधर ऊपर ये रहा, पेज नंबर 43 में ऊपर GSTR 9 पेनल्टी एक बार देखो। ये खुद से एक बार तुम लोग को पढ़ने वाला था, ओके मेरे को अभी भी याद नहीं है तो तुम लोग ही पढ़ो उसको, तो याद नहीं करना है। ठीक है, ये पेनल्टी था। तुम लोग को वो नहीं मिला? वो घर पे है ना? हाँ ठीक है। देखो ये जो पॉइंट था ना GSTR 9 के लिए एप्लीकेबल था। एवरीवन GSTR 9 के लिए एप्लीकेबल था। 9C के लिए कुछ पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं था तो हम लोगों ने क्या समझा था? जनरल पेनल्टी ऑफ 25,000। अगर 9C के लिए कोई पेनल्टी था ही नहीं तो हम लोगों ने क्या मान लिया था? उसको जनरल पेनल्टी, जो किधर भी प्रिस्क्राइब नहीं रहता। अभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट क्या लाया? गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग का एनुअल रिटर्न तभी ही कंप्लीट माना जाता है जब 9C भी सबमिट होता है। देखो 9 और 9C ये दोनों किसको एप्लीकेबल है? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। देखो उधर ना एप्लीकेबिलिटी बना था 0 to 2 करोड़ किसी को फाइल नहीं करना है, 2 to 5 9 एप्लीकेबल बट 9C नॉट एप्लीकेबल, मोर देन 5 क्या? हाँ मोर देन 5 दोनों एप्लीकेबल। तो जिनको दोनों एप्लीकेबल, लिसन, जिनको दोनों एप्लीकेबल है ना, गवर्नमेंट क्या बोलता है? जिनको दोनों रिटर्न्स एप्लीकेबल है उन लोग को पेनल्टी कितना लगेगा? 9C के लिए
ये वाला ही जो तुम लोग अभी यहाँ पर पढ़ ना 0.04%, ये वाला ही पेनल्टी लगेगा 9C के लिए। मतलब 9 दोनों का मिला के ये पेनल्टी, ये खाली 9 के लिए नहीं है। ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस पेनल्टी इज फॉर 9 एंड 9C। फॉर होम, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। क्लियर है क्या? तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उनके लिए क्या रहेगा पेनल्टी? हाँ, ये वाला जो है वो। क्लियर है क्या सब लोगों को? ओके, डन नाउ। तो GSTR 9 एंड 9C दोनों के लिए सेम पेनल्टी रहेगा, पर किसके लिए? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उसके लिए। पेमेंट ऑफ टैक्स का ये काम का नहीं, ये वाला भी नहीं। देखो ये जो अमेंडमेंट ना, जिधर जिधर 74 73 ऐसा था ना, उधर एक नया सेक्शन ऐड हो गया 74A करके। तो वो सेक्शन इंटर के सिलेबस में नहीं है, तो ये अमेंडमेंट्स अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। सेक्शन 51, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं। 74A खाली वर्ड ऐड हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग का सितंबर 25 का डिस्कशन हुआ। एग्जामिशन चैप्टर में अभी हम लोग जाएंगे। एग्जामिशन का तो बाकी है। एग्जामिशन चैप्टर ऐसी बंद है क्या? कुछ चेक करना, चालू है। सुनो, लिसन नाउ। सेक्शन नंबर 11A करके एक इंट्रोड्यूस किया है लोगों ने। सेक्शन नंबर 11A एकदम सिंपल सेक्शन है, शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर। ओके, सेक्शन नंबर 11A शॉर्ट नोट पॉसिबल? हाँ हाँ है, फटाफट सुनो। सेक्शन नंबर 11A, अभी ये सेक्शन क्या बोलता है? समझो कि कोई सर्विस था, समझो कि कोई सर्विस था जो लोग क्या समझते थे उसको, समझो एग्जेम्प्ट समझते थे, और कुछ लोग उसको टैक्सेबल समझते थे। मतलब डाउट था इंडस्ट्री में, क्या था, थोड़ा सा डाउटफुल था। तो सर्विस को कुछ लोग एग्जेम मानते थे और कुछ लोग क्या मानते थे? टैक्सेबल मानते थे। और बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? सर्कुलर इशू किया एक टाइम के बाद। लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई 2017 से लेकर के समझो 31 अक्टूबर 2020 तक, समझो कि लोग बहुत कंफ्यूजन में थे। ओके, बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? 1 नवंबर से, ओके 1 नवंबर से इसको क्या कर दिया? क्लैरिफाई कर दिया कि ये एग्जेम्प्ट रहेगा। समझो, गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई कर दिया? ये सप्लाई क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। और सर्कुलर दिया, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं, सर्कुलर दिया। सर्कुलर क्या? सर्कुलर दिया कि ये एग्जेम्प्ट माना जाए। अभी गवर्नमेंट यहाँ पर सेक्शन नंबर 11A इंट्रोड्यूस करके क्या बोलना चाह रहा है? देखो, सेक्शन नंबर 11A इंट्रोड्यूस करके ये बोल रहा है कि 1 नवंबर से सर्विस एग्जाम माना जा रहा है, बराबर। तो इसका मतलब ये नहीं कि यू विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर। देखो, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कब किया? 1 नवंबर को। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 जुलाई से लेकर के 31 अक्टूबर तक आप लोग टैक्स ले सकते हो। तो यहाँ पर टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड। समझ में आया क्या पॉइंट? टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड, क्योंकि इंडस्ट्री के प्रैक्टिस के हिसाब से, जो कंफ्यूजन था उसके हिसाब से हमने टैक्स नहीं भरा, और आप लोगों ने क्लैरिफाई किया 1 नवंबर से, तो पहले का टैक्स हम लोग नहीं भरेंगे। पॉइंट समझा? और दूसरा पॉइंट, जिन लोगों ने टैक्सेबल मान के टैक्स भर दिया, ओके, इफ टैक्स इज पेड, देन बोलो, गवर्नमेंट ने तो इधर से एग्जाम बोला और हम लोगों ने टैक्स भर दिया,
रिफंड मिलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट है नहीं मिलेगा। तो इफ टैक्स इज पेड देन रिफंड विल नॉट बी अलाउड। क्लियर है क्या पॉइंट? क्या बोला देखो, ट्रांजेक्शन समझ में आया क्या? एवरीवन लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट ना, शॉर्ट नोट में आ सकता है ये। क्या पॉइंट है, अगर गवर्नमेंट ने कोई ट्रांजेक्शन को 1 नवंबर से क्लैरिफाई किया कि इट इज एग्जेम्प्ट, ओके 1 नवंबर से क्या किया, क्लैरिफाई किया कि इट इज एग्जेम्प्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले पीरियड पे लोग टैक्स कलेक्ट करना शुरू करें। और जिन लोगों ने टैक्स भर दिया उसका मतलब ये नहीं कि उनको वापस मिल जाएगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट तो अभी से हुआ, हमने तो भर दिया, ऐसा नहीं। समझ में आएगा पॉइंट? तो गवर्नमेंट को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, जिन लोगों ने भर दिया ओके वो गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट है, और यहाँ पर टैक्स कैनॉट बी कलेक्टेड, मतलब वो उससे सेट ऑफ कर डालते हैं लोग। पॉइंट समझा गया? चलो यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये एग्जांपल लिख लो एक बार, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको लिख लो। वही अपना पीडीएफ जो प्रिंट आउट देना उसमें लिखो। चलो डन हो गया। चलो आगे सुनो, टैक्सेशन ऑन सर्टन ट्रांजेक्शंस। अभी कुछ सर्कुलर्स ये लोगों ने बनाए, क्या लिखा है देखो इसमें, जीएसटी ऑन पेनल चार्जेस बाय रेगुलेटेड एंटिटीज। अभी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बोलता है कि अगर समझो कोई पर्सन ईएमआई का पेमेंट लेट कर रहा है, ओके समझो 5-6 दिन बात कर रहा है या तो वॉट एवर एक्स नंबर ऑफ डेज के बात कर रहा है, तो उस पर्सन से आप लोग 500 रुपया या वॉट एवर आप पेनल चार्जेस रिकवर करो, ये आरबीआई बोलता है। ओके मतलब समझो आपका ईएमआई 10,000 रहेगा, तो अगर समझो आपका ये ईएमआई बाउंस हुआ तो अगली बार वापस से कोई डेट पर वो लोग रिप्रेजेंट करते हो, ओके डेबिट होता है, ऑटो डेबिट। तो इस बार गवर्नमेंट क्या बोलता है, 10,500 डिडक्ट होगा। और ये वाला जो सर्कुलर है ये क्या बोलता है, ये जो पेनल चार्जेस है ना इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज टॉलरेटिंग एन एक्ट। मतलब कि जो एनबीएफसी को पैसा मिल रहा है या फिर जो भी बैंक को पैसा मिल रहा है 500 रुपया, ये उन लोग चाह के नहीं कमाए। याद है हम लोगों ने लिक्विड डैमेजेस का एक सर्कुलर किया था, अगर इंटेंशनली हम लोग कमाते तो जीएसटी भरना पड़ेगा, ये तो इंटेंशन नहीं था ना। मतलब कि यहाँ पर 500 रुपया जो मिल रहा है वो बैंक या फिर एनबीएफसी चाह के नहीं कमा रहा है, इज इट वेरी क्लियर? तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ओके। उसके बाद जीएसटी एग्जेम्पशन फॉर पेमेंट एग्रीगेटर। एक ट्रांजेक्शन याद है हम लोग को किया था क्रेडिट कार्ड में, 2000 तक का अगर हम लोग सेटलमेंट करते, क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट अगर 2000 तक का करते तो ट्रांजैक्शन चार्ज पे जीएसटी नहीं आता है, ओके। एक हम लोगों ने किया था May 25 के साथ किया था एग्जेम्पशन चैप्टर, उसमें ओके। अभी उसके अंदर एक अमेंडमेंट आया, देखो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो सब लिखा था उधर, पर कुछ कुछ लोग क्या करते पेमेंट रेजर पे से करवाते। रेजर पे समझ में आता, ओके एक लिंक आता है अपने को, उससे हम लोग पे करते हैं, मालूम है? रेजर पे, ईज बस, पे यू, मालूम है ऐसा अलग अलग रहता है। तो गवर्नमेंट से अगर आप लोग इन सब वेबसाइट से पे करते हो ना, ओके तो भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर 2000 से कम का सेटलमेंट हो रहा है तो।
नॉर्मली कैसा होता है, हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओके, यूपीआई, ये सब कवर्ड था। लेकिन अभी ये लोग इसको और एक्सटेंशन किस में दे रहे, पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर मतलब रेजर पे, इधर एग्जांपल लिखो, पेमेंट एग्रीगेटर मीन्स रेजर पे, पेयू मनी, एग्जाम्पल से इंस्टा मोजो, सुना है ऐसा, इंस्टा मोजो पेमेंट वगैरह करने के लिए काम आता है। एग्जाम्पल समझो कि अभी मेरे को सब लोगों से 200 रुपीज़ लेना है, तो समझो किसी के पास गूगल पे, किसी के पास फ़ोन पे, किसी के पास डेबिट कार्ड है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा लिंक बनाता हूँ जिस पे क्लिक करके आपको जो ऑप्शन चाहिए वो मिल जाए। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? मेरे को अगर समझो सबसे 200 रुपया लेना है, तो मैं बोलूँगा कि ये यूपीआई नंबर है मेरा, तो सबके पास जीपे होगा ज़रूरी नहीं, तो आपको जो ऑप्शन चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजर पे यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है उधर ही अपने को ना 4 ऑप्शन दे देता है। तो रेजर पे को कहा जाता है पेमेंट एग्रीगेटर, मतलब कि सब मोड्स को मर्ज करके वो क्या बनाता है, लिंक बनाता है। क्लियर है पॉइंट? तो अभी अगर समझो मैं आपको लिंक भेजूँ तो उसमें क्या होएगा, आपको जो ऑप्शन चाहिए वो आएगा, दैट इज़ फ़ोन पे, गूगल पे, या फिर आपका पर्सनल कोई बैंक का यूपीआई है वो भी आएगा उसमें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, सब कुछ आएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू अगर पे हुआ तो भी 2000 के लिमिट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। समझा रेजर पे का वर्किंग मैकेनिज्म, समझ में आया क्यों काम आता हो। उसके बाद जीएसटी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, ओके, ये खाली एज इज बेसिस किया है लोगों ने। मतलब क्या, ये लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एग्जेम्प्ट किया 10 अक्टूबर से, और 1 जुलाई से लेकर 9 अक्टूबर तक इन लोगों ने क्या कर दिया, इसको रेगुलराइज कर दिया। क्या कर दिया, रेगुलराइज। इसका मतलब क्या, अभी तुम लोग मेरे को सोच के बताओ, 11A को दिमाग में रख के बताओ, इन लोगों ने एग्जाम कब से किया, 10 अक्टूबर से एग्जाम किया, बराबर। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, चलो तुम लोग बताओ, रेगुलराइज किया मतलब क्या किया रहेगा, 11A के एंगल से सोच के बताओ। देखो, हाँ बताओ। ओके, और टैक्स भरा रहेगा मैंने तो नहीं मिलेगा, और अगर नहीं भरा रहेगा तो कलेक्ट भी नहीं कर सकते। समझ में आएगा पॉइंट? तो सेक्शन नंबर 11A विल बी एप्लीकेबल। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके। उसके बाद ये जो स्किलिंग सर्विस है ना वो बाद में देखेंगे। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एग्जेम्पशन देखते, ठीक है। चलो सुनो, अभी समझो कि हम लोग ना बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं या फिर कार का इंश्योरेंस कराते हैं, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे करते हैं ना, वो इंश्योरेंस प्रीमियम में से कुछ अमाउंट अपना जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो किधर डालता है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस फंड में। ओके, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड करके रहता है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट करके रहता है उसके अंदर। ओके, मोटर व्हीकल एक्ट करके देखो यहाँ पर, इसमें याद है मोटर व्हीकल का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, एक ऐसा गाड़ी जिसका पर्पस रोड पे चलना हो, याद है क्या? ओके, उसमें जेसीबी वगैरह नहीं आता। तो मोटर व्हीकल का एक्ट जो था ना, वो एक्ट में क्या लिखा है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी जो मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाता है उसको इंश्योरेंस के अमाउंट में से कुछ हिस्सा किधर डालना पड़ेगा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में डालना पड़ेगा। और ये जो एक्सीडेंट फंड जमा होगा वो किधर यूज़ होगा, तो यहाँ पर बोलते हैं कि जिधर भी मतलब समझो एक्सीडेंट हुआ रहेगा, समझो कैसे रोड साइड पे एक्सीडेंट हुआ किधर, ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा, एक्सीडेंट में जो भी डैमेज हुआ है, मतलब गाड़ी भी और इंसान भी, उसको ठीक करने के लिए, ओके, उसको ठीक करने के लिए वो मोटर व्हीकल फंड में से पैसा यूज़ किया जाएगा। समझा प्रोसेस, समझ में आया क्या हो रहा है?
तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, अपने से प्रीमियम लेता है, प्रीमियम में से कुछ पार्ट क्या करेगा, कमान कुछ पार्ट क्या करेगा, हाँ ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अंदर डालेगा, और फिर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में से क्या होता है, यूज़ होता है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में से जो भी खर्चा होगा वो एग्जेम्प्ट, बस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में से जो भी खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ताकि हम लोग ज़्यादा लोगों को मदद कर पाए। समझ में आएगा पॉइंट? समझो कि 1 करोड़ का फंड जमा हो गया और समझो कि जीएसटी भी लग गया, तो हम लोग मदद कितने का कर पाएंगे, 1 करोड़ डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करो। 1 करोड़ का फंड है और अगर समझो इसके खर्चे पे जीएसटी लगेगा तो 1 करोड़ अपॉन 118, ओके 84 लाख का ही मदद कर पाएंगे, बाकी तो जीएसटी चला जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि जीएसटी नहीं लगेगा तो पूरा का पूरा 1 करोड़ कैन बी यूज्ड फॉर एक्सीडेंट्स, जो भी जिसका एक्सीडेंट हुआ उन सब के लिए पूरा 1 करोड़ यूज होगा। समझा, पर्पज समझ में? ओके देखो यहाँ पर एक अमेंडमेंट है, मतलब पहले क्या था, ये अमेंडमेंट देखो, ये जो सर्विस था ना ये पहले एग्जाम था, फिर टैक्सेबल किया और फिर वापस एग्जाम किया। देखो ये जो सर्विस है वो पहले क्या था, एग्जाम्ड, उसके बाद बीच में टैक्सेबल किया और फिर वापस क्या कर दिया, एग्जाम किया। और अमेंडमेंट क्या लाया कि जो बीच के पीरियड में टैक्सेबल हुआ था ना वो भी एग्जाम्ड। देखो पहले ये लोगों ने क्या किया, एग्जाम्शन था पहले, बाद में क्या कर दिया, उसको टैक्सेबल कर दिया, बाद में क्या कर दिया, उसको वापस एग्जाम कर दिया। तो अभी से ये वाला जो सर्विस है वो पूरा का पूरा एग्जाम्ड ही रहेगा। कौन सा सर्विस है ये देखो पढ़ते, स्किलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी, ओके वॉज विड्रॉन, पहले मतलब बीच में विड्रॉ हुआ था। एग्जाम्शन विड्रॉ होना मतलब टैक्स लगना, लेकिन अभी वो वापस से क्या हो गया, एग्जाम्ड हो गया। तो जो ट्रेनिंग वगैरह सिखाते हैं, ओके नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी, जो ट्रेनिंग सिखाते हैं स्किल सर्विसेज, ओके तो ये सब क्या रहेगा, एग्जाम्ड था और एग्जाम्ड ही रहेगा। तो स्किल डेवलपमेंट इज एग्जाम्ड, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइडेड बाय एनएसडीसी इज एग्जाम्ड। समझ में आ रहा है क्या बट? ओके ये हम लोगों ने किया, ठीक है। तो अपना पूरा अमेंडमेंट हो गया सितंबर 25 का। मगर अभी मई के जितने अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग करेंगे।